जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ते हो वहां पे आप बॉडी का चेंज या उसका शेप का चेंज पढ़ते हो, उससे पहले आप नहीं पढ़ते हो। बेटा एक बॉडी अगर रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो चेंज नहीं होगी। तो बेटा हमारे सरफेस के डाउनवर्ड लगता है, जब भी कोई इसको डाउनवर्ड कहना चाहे तो सरफेस के डाउनवर्ड। तो टेंशन की वैल्यू याद भी कर सकते हो, जो कि क्या होगी m2f अपॉन m1 प्लस m2। नमस्कार बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन वाला। और आखिरकार आज हम लेकर के आ गए हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का बेटा माइंड मैप लेकर के। बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि यार कब हम डायनेमिक्स वाले पार्ट में आए, और डायनेमिक्स वाले पार्ट में सबसे पहले मुलाकात हो गई आपकी न्यूटन जी से। अब न्यूटन जी को पढ़ने से पहले या उनकी कही हुई बातों को समझने से पहले भैया हम हाथ जोड़ना चाहेंगे न्यूटन जी से कि कोई भी हमारी भूल चूक हो तो माफ करिएगा, और आप अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से सिखाइएगा। और बेटा आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे हम लोग जब क्लासेस करते हैं ना रेगुलर, तो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बेटा इसी के अंदर आते हैं। क्योंकि जैसा कि आप ये जानते हो कि एक माइंड मैप है, सारे कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट नोट्स आपको विद इन 1 आवर आपको सिखाने होते हैं। तो ये हम लोग चाहेंगे बेटा फ्रिक्शन वाला पार्ट और डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बेटा अलग अलग आपको मिलेगा। मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो फ्रिक्शन का होगा, और इसके बाद वाला जो होगा दैट इज ऑफ डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिससे कि आप बढ़िया से आपके नोट्स बन पाए। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही होंगी, डीपीपीज होंगी, टेस्ट होगा, तो आपको कम ही समय मिलने वाला होगा। तो ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, 1.5-2 घंटे का विद इन 1 आवर हम ये लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले तो बेटा मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्सेस और कंस्ट्रेंट मोशन को भी पूरी तरीके से इसमें मैंने कवर किया है, कंप्लीट किया है। ठीक है सर। अब यहां पे सबसे पहले बात करते हैं बेटा फोर्सेस। फोर्सेस क्या होती हैं? अ पुश और अ पुल विच आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बेटा जब भी हम किसी भी चीज पे पुश या पुल, फोर्स इसी तरीके से लग सकते हैं। मतलब जितनी भी फोर्सेस अभी आप पढ़ने वाले हो या जानने वाले हो, वो या तो पुलिंग नेचर की होगी या तो पुशिंग नेचर की होंगी। इन दोनों के अलावा कोई हो ही नहीं सकती है। और ये क्या करती है बेटा? उसकी स्टेट चेंज करती है। स्टेट क्या होती है? स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर है बच्चों? तो हमें स्टेट ऑफ रेस्ट या उसकी यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को जब भी चेंज करना होगा तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? फोर्स की। बिना फोर्स की हम उसके स्टेट में चेंज नहीं ला सकते हैं। ठीक है सर। फोर्स कर क्या क्या सकती है? चेंजेस स्पीड, बेटा वो किसी की स्पीड को या तो बढ़ा सकती है या तो घटा सकती है। चेंजेस डायरेक्शन, बेटा डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है, या दोनों भी चेंज कर सकती है। क्या बेटा? स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। और चेंजेस शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम शेप एंड साइज की बात करें तो बेटा हम जितनी भी चीजें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, यहां पे हमारी बॉडीज जो होती है वो रिजिड बॉडीज होती है। क्लियर है? जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ते हो वहां पे आप बॉडी का चेंज या उसका शेप का चेंज पढ़ते हो, उससे पहले आप नहीं पढ़ते हो। यूनिट ऑफ फोर्स की बात की जाए तो बेटा इसकी एसआई यूनिट न्यूटन है, इसकी सीजीएस यूनिट डाइन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ से पहुंचने से पहले मैं आपसे फोर्सेस के बारे में बेटा एक चीज पूछना चाहूंगा। जैसा कि आप ये जानते हो कि ये कैसी क्वांटिटी है? ये सर वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो ये कौन से टाइप का वेक्टर है? कौन से टाइप का वेक्टर है? ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लियर है? अब आते हैं बेटा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन्स एट रेस्ट, एंड इफ इट इज इन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट विल कंटिन्यू टू मूव until and unless and acted upon by an external unbalanced force। बेटा एक बॉडी अगर रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम उस पर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो चेंज नहीं होगी। और एक्सटर्नल फोर्स भी कैसी होनी चाहिए बेटा? अनबैलेंस होनी चाहिए। अगर बैलेंस होगी तो दोबारा से उसके स्टेट में चेंज नहीं आएगा। अब यहां से बेटा कॉन्सेप्ट किसका आता है? इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आता है। इनर्शिया क्या कहता है बेटा? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज इन स्टेट।
अब बेटा इनर्शिया क्या करता है, आपका चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो, उसको अगर हम चेंज करें तो चेंज को जो अपोज करने वाला है वो कौन होता है बेटा, इनर्शिया होता है। और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मास का होता है। जिसका मास ज्यादा उसका बेटा इनर्शिया, मतलब उसके स्टेट में चेंज करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं कि बेटा इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब यहां पे बेटा इनर्शिया हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अगर एग्जांपल देखें तो बेटा ये क्या होता है, अगर किसी पेड़ से हमने फल तोड़ना है तो किसी डंडे को फेंक के मारा या खींचा, जर्क दिया, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। एक कारपेट पे डस्ट है, हम उसे स्टिक से मार रहे हैं और डस्ट गिर रही है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई आदमी बैठा हुआ है और अचानक से बस चली जाती है तो हमारी बॉडी कहां चली जाती है, बैकवर्ड, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल है। इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल ये कहें कि अगर हमारा बेटा ये देखो कि अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से और अचानक से रुक जाए तो हम कहां जाएंगे, फॉरवर्ड जाएंगे। ये किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ मोशन का। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का आप देखो कौन सा एग्जांपल होगा, गाड़ी सीधी चल रही है और अचानक से उसने सर्कुलर टर्न ले लिया तो हमारी बॉडी बाहर की तरफ जाती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीन इनर्शिया है बेटा, ये अच्छे से आप याद रखोगे क्योंकि अब हमें सेकेंड लॉ की तरफ जाना है न्यूटन के। और सेकेंड लॉ जो है बेटा वो मोमेंटम के बारे में कहता है। तो उससे पहले हमें मोमेंटम को समझना जरूरी है कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम के बारे में अगर देखें तो द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन possessed by a moving body बेटा, that is the product of mass and velocity। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग v इंस्टेंटेनियस। कभी भी बेटा वेक्टर के टर्म्स में अगर आपसे जवाब पूछेगा तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, वही सेम डायरेक्शन हमारे मोमेंटम का भी होगा। ठीक है सर, जहां पे मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू वी के बराबर होता है। और बेटा मोमेंटम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। जैसे जैसे हमारा मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी तब भी क्या बढ़ेगा बेटा, मोमेंटम बढ़ेगा। अगर एसआई यूनिट की बात की जाए तो बेटा इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड। डायमेंशन की बात की जाए तो mlt -1 डायमेंशन होता है। बेटा जब भी हम मोमेंटम की बात करते हैं तो चेंज इन मोमेंटम इंपॉर्टेंट है। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बेटा, बेसिकली ये देख तो रहे हो, ये होता है बेटा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं बेटा फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। यहां से हमारा क्या आ जाता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम आ जाता है। अब यहां पे बेटा कई जनरल एग्जांपल होते हैं जो हमें समझना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल के बेटा एक बॉल है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से हमारी वॉल पे स्ट्राइक हो रही है, और अगर उतनी सेम वेलोसिटी से ये रिटर्न हो जाए, अगर सेम वेलोसिटी से रिटर्न हो जाएगा तो बेटा चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, 2mv के बराबर होता है। मैं जरा सा आपको चेक करता हूं कि आपको चीजें आती हैं कि नहीं आती है। क्या आप मुझे यहां पे e की वैल्यू बता सकते हो कि कब E की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि मैं जितनी वेलोसिटी से आऊं उतनी ही वेलोसिटी से टकरा के चले जाऊं। E मींस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। और अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, जब अपन सेंटर ऑफ मास सीखेंगे वहां पे E के बारे में डिटेल में डिस्कशन तो करना ही है। सेम अगला सवाल ये कह रहा है कि बेटा मेरा m मास है जो v वेलोसिटी से जा रहा है और वो जा करके इसमें एम्बेड हो जाएगा। एम्बेड का बेटा हिंदी मतलब होता है उसी के अंदर रह जाना। तो अगर यहां से बॉल गई और यहीं रह गई या यहां चिपक गई या इसकी वेलोसिटी यहां टकराने के बाद 0 हो गई, तब भी आप मुझे E की वैल्यू बताना कितनी होगी बेटा, तब चेंज इन मोमेंटम m इंटू वी के बराबर होता है। अगर ऐसे ही बेटा m मास की अगर मैं n बॉल को यहां पे भेजूंगा, क्या भेजूंगा बेटा, n बॉल्स को अगर यहां पे भेजूंगा तो मेरा चेंज इन मोमेंटम जो होता है बेटा दैट इज इक्वल्स टू m n v के बराबर हो जाता है। ये वाली बात भी आप लोग याद रखना। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही सेम एग्जांपल कैसे दे सकते हैं बेटा, अगर ये वॉल दी गई है, अभी तक तो बेटा ये स्ट्रेट बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द वॉल भेज रहा है। अगर ये कुछ थीटा एंगल बना ले या ये बोले कि ये यहां से टकरा रहा है इस पॉइंट पे और यहां पे बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा है, तो इस इंस्टेंट पे हमारे पास चेंज इन मोमेंटम क्या निकल के आता है बेटा। ये कोई जनरल केस नहीं है, ये मैं पहले समझा देता हूं।
अगर यहां पे हमारा एंगल कुछ और देगा, कहीं और से देगा, तो जरूरी नहीं है एम वी कॉस थीटा ही निकलेगा, ये एम वी साइन थीटा भी निकल सकता है, 2 एम वी साइन थीटा भी निकल सकता है। कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है कि एंगल कौन सा है। हम देखते कहां है कि अगर हमारी वेलोसिटी सेम रही है तो उस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम नहीं हुआ होगा, और जहां की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी वहां पे हमारा चेंज इन मोमेंटम एग्जिस्ट करा होगा, क्योंकि मास तो चेंज नहीं हो सकता, तो बचा क्या, वेलोसिटी। जैसे यहां पे देखेंगे बेटा, ये v वेलोसिटी से आ रहा है और ये थीटा एंगल दिया गया है, तो इसका बेटा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम वी कॉस थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम वी साइन थीटा। ये बॉल आकर के बेटा यहां पे स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक करने के बाद वापस जा रही है। जब ये वापस जा रही है तो सेम वेलोसिटी v दी गई है, एंगल कितना है बेटा, थीटा, तो इसका फिर से एक कंपोनेंट हो जाएगा एम बी कॉस थीटा और नीचे वाला हो जाएगा एम बी साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम तो सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, तो बेटा ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो चेंज इन मोमेंटम जो आया है बेटा वो एम वी कॉस थीटा और ये एम वी कॉस थीटा आया है, तो बेटा इन दोनों को ऐड करके 2 एम वी कॉस थीटा लिख दिया जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर। अब इसी के बारे में बेटा आगे चले, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो भैया न्यूटन का सेकंड लॉ कतई F इक्वल्स टू एम ए नहीं है, ये पाप आप बिल्कुल नहीं करेंगे। समझ में आ गया? क्या फायदा न्यूटन जी को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा तुम्हारे लिए, तो ऐसा मत करो, जहां पे वो हैं उनको वहां पे आराम से रहने दो, और ये गलत बातें नहीं कहेंगे कि F इक्वल्स टू एम ए होता है, यही सेकंड लॉ है। नहीं बेटा, ये सेकंड लॉ नहीं है। सेकेंड लॉ हमारा बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, जहां पे एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी के बराबर होता है। अगर बेटा एफ नेट यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा तो बेटा के कांस्टेंट आता है, जहां पे के की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, 1 लेते हैं। मोमेंटम एम इंटू वी होगा, मोमेंटम की जगह बेटा अगर वैल्यू रख देंगे एम इंटू वी का, और यहां पे बेटा मास हमेशा सेम नहीं होता है, मास जो रहता है वो वेरिएबल रहता है। क्लियर है कि नहीं है? हम क्योंकि अभी हमारी एनएलएम में बेटा हम जो अभी फिजिक्स पढ़ते हैं ना, दैट इज द क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में बेटा हमारी जो मास की वेलोसिटी है वो बहुत कम है। अदरवाइज मास के पास अगर बेटा वेलोसिटी आएगी तो वहां से बेटा वेरिएबल मास की कहानी शुरू होती है, जो कि हम नहीं पढ़ते हैं। हमारे लिए अभी इस सिचुएशन में मास क्या रहता है बेटा, एक्चुअल में तो रहता है वेरिएबल, पर एनएलएम में हम कांस्टेंट मान के करते हैं क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा नहीं है। तो अगर यहां पे अगर मैं एफ नेट देखूं बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यहां से बेटा ये फॉर्मूला बन जाता है। तो एक्चुअल सेकंड लॉ का अगर आपको एक्सप्रेशन लिखना है बेटा डिफरेंशियल फॉर्मेट में, तो ये फॉर्मेट निकल के आता है। अब इसकी अलग अलग कंडीशन होती है। पहली कंडीशन जहां पे मास कांस्टेंट है, अगर बेटा मास कांस्टेंट हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, m बराबर dv बाई dt, और dv बाई dt क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो f इक्वल्स टू m इंटू ए के बराबर निकल के आता है। यहां पे जानने वाली बात बेटा ये रहती है, क्या सर, कि एक बॉडी के ऊपर बेटा कितनी भी n नंबर ऑफ फोर्सेस आ सकती हैं पर उसका एक्सेलरेशन एक ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि एक बॉडी के ऊपर n नंबर ऑफ एक्सेलरेशन आ जाए या एक से ज्यादा एक्सेलरेशन आ जाए। एक से ज्यादा एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी पे आ जाएगा तो बेटा वो बॉडी फट जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? तो एक बॉडी के पास एक ही एक्सेलरेशन रहता है, हमेशा ये याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा भी देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये बेटा एक फोम का टुकड़ा है, ठीक है। अभी इसके ऊपर आप कितनी भी फोर्स लगा दो, ये या तो यहां जाएगा, ये तो यहां जाएगा, पर इसमें जैसे ही आप ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो इसके पास 2 एक्सेलरेशन आ गए, ये अपना एक अलग एक्सेलरेट करेगा और ये अपना अलग एक्सेलरेट करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? हमारी बॉडी कैसी बॉडी है, हमारी बॉडी रिजिड बॉडी है, तो उसके पार्ट्स तो हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। सेकंड सिचुएशन ये बनती है कि अगर मेरी वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, वी डी एम बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होगा 0, क्या बचेगा बेटा, डी एम बाई डी टी बचेगा। क्या इतनी बात अच्छे से समझ में आ रही है? उसके बाद चलें तो बेटा द स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू द फोर्स एट दैट इंस्टेंट। बेटा P वर्सेस T ग्राफ आपको कभी भी दिया जाएगा तो उस ग्राफ में आप टेंजेंट बनाने वाले हो, मीन स्लोप बनाने वाले हो, तो वो फोर्स आपको देगा जिसकी वैल्यू dP बाई dt के बराबर होती है, या उसको इक्वेट कर सकते हो आप tan थीटा से भी। ठीक है सर।
अब यहीं से बेटा इंपल्स की बात आती है। इंपल्सिव फोर्सेस को बेटा डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं सेंटर ऑफ मास में, क्योंकि वहां पे कोलिजन की बात होती है, तो अब ज्यादा डिटेल में इनकी बात हम खुल के कर सकते हैं। अभी बस जानने के लिए बात जान लो कि इंपल्सिव फोर्सेस जैसी नाम की चीज होती है जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है किसके बराबर बेटा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। इंपल्सिव फोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफ इंस्टेंट ऑफ टाइम। बेटा जहां पे आई की बात करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2 f dt के बराबर। अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है या तो आई एवरेज भी निकाल सकते हैं, आई बराबर डेल्टा p बराबर एफ डेल्टा टी के बराबर। यहां पे हम ये भी समझ सकते हैं बेटा कि फोर्स वर्सेस टाइम का एरिया अंडर ग्राफ हमें जो देता है वो चेंज इन मोमेंटम देता है, या उसी को हम लोग इंपल्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। अब इसी के बाद बेटा यहीं पे जब हम इनके बारे में समझते हैं तो यहां पे हम लोग रॉकेट प्रोपल्शन को भी समझते हैं। रॉकेट प्रोपल्शन यही बेटा यहां पे चेंज इन मोमेंटम के कारण है, जहां पे उसकी खुद की इंटरनल थ्रस्ट फोर्सेस के कारण ये चीज हो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे एक और दिखाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ये बैलून है हमारे पास, क्लियर है? अब ये बैलून है बेटा, इसके अंदर क्या भरी हुई है, गैसेस भरी हुई हैं। अब जैसे ही इस बैलून को मैं छोड़ने वाला हूं, यहां से रिलीज करने वाला हूं, गैसेस बाहर को निकलेंगी और उस गैसेस के बाहर निकलने के वजह से इस बैलून के ऊपर क्या लग रही होगी, थ्रस्ट फोर्स लग रही होगी, जिसके कारण ये इसके mg को क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर मैं इस बैलून को यहां से बांध दूंगा और छोड़ दूंगा तो ये कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। पर इसको छोड़ने से ये ऊपर जा रहा है। ऊपर क्यों जा रहा है सर? ऊपर इसलिए जा रहा है कि कोई ना कोई ऐसी फोर्स रही होगी जिसने mg को क्या किया, कैंसल आउट। वो फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, FTH, दैट मींस थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स आती कहां से, जब ये एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है बेटा तो एक फोर्स जनरेट करती है। यहां पे देख सकते हैं बेटा हम लोग रॉकेट प्रोपल्शन में m क्या है बेटा, मास ऑफ द रॉकेट। V relative is the relative velocity of exhaust gas with respect to rocket। यहां पे dm by dt किसके बराबर हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ फ्यूल बर्न के बराबर हो जाता है। तो यहां पे हमारे दो केसेस बन के आते हैं। पहला केस वो आता है बेटा जहां पे हम ये मानते हैं कि हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कर रहा है, उसका एक्सप्रेशन आता है बेटा v रिलेटिव dm by dt माइनस mg बराबर ma। और दूसरा केस तब आ जाता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब ऊपर की थ्रस्ट फोर्स नीचे के mg के बराबर है, और थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा v रिलेटिव dm by dt। ये याद रखना बेटा, ये वैल्यू किसकी है, FTH की है, थ्रस्ट फोर्स की है। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ जाती है। अब यहां से बात आती है बेटा टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में बेटा काफी लोगों ने अपना जीवन दे दिया यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स में, कि यार फोर्स का कोई बेसिक नेचर पता चल जाए कि सारी की सारी फोर्सेस यहां से आई हैं, पर वो आज तक हमें पता नहीं चला। यहां तक कि एंड में बेटा एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं, स्टीवन हॉकिंस तक बेटा यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स पे काम कर रहे थे, पर उन्हें वो हासिल नहीं हुआ। अगर टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात की जाए तो बेटा टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमारी तीन मेजरली में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो बेटा तीन फोर्सेस आती हैं, और ये तीनों की तीनों कैसी फोर्सेस होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेटा आती है बिकॉज ऑफ द चार्ज नेचर ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बेटा, फोर्सेस के नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से आती है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो जाती है बेटा हमारी न्यूक्लियर फोर्स, जहां पे न्यूक्लियस इतना ज्यादा पॉजिटिव होने के बाद भी जो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, पॉजिटिव और न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे पे लगाते हैं बेटा, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे पे लगाते हैं और तब भी बाइंड करके रखते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है। ये वाला पार्ट हम लोग कहां पढ़ते हैं, ये वाला सर पार्ट हम लोग 12th में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर है? ग्रेविटेशन फोर्स आपका बेटा इंडिविजुअल चैप्टर है, वहां पढ़ेंगे। ये बेटा थोड़ी कमजोर सी फोर्सेस हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कमजोर सी फोर्सेस है सर, कौन सी कमजोर सी फोर्सेस? जो आपकी आ गई हैं वंडरवाल फोर्सेस, फूंक मार दोगे वो फोर्स मर जाएगी। तो ये बेटा इतनी कमजोर फोर्स के साथ अपन नहीं खेलेंगे। फिजिक्स वाले भारी मास्टर हैं तो भारी फोर्सेस के साथ खेलेंगे, इसलिए इन तीन के साथ खेलते हैं। ये वाली फोर्स हम लोगों ने केमिस्ट्री वालों को दे दी कि चलो भैया आप खेलते रहो इसके साथ।
क्लियर है? तो हम ये तीन फोर्सेस पढ़ते हैं बेटा। वेंडरवाल फोर्सेस आप किस में पढ़ते हो? केमिस्ट्री में। अगर बात करें बेटा इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम आप जानते हो दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक ट्रांसलेटरी होता है बेटा, और एक हमारा कौन सा होता है? रोटेटरी वाला, जो टॉर्क से मिलता है, वो वाले इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम लोग रोटेशन में। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो यहां पे बेटा एफ नेट इक्वल्स टू जीरो होता है। अब एफ नेट इक्वल्स टू जीरो का यह मतलब नहीं होता कि बॉडी रेस्ट पे है। आप ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि मेरी बॉडी के पास ऑलरेडी कांस्टेंट वेलोसिटी है और अब उस पे लगने वाली नेट फोर्सेस क्या हो रही है? जीरो हो रही है। तो बेटा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। इसलिए ये बात यहां पे लिखी गई है, इफ अ बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम दैट मींस इट मे और मे नॉट बी एट रेस्ट। रेस्ट पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है सर। अब यहां पे बेटा एफ नेट जीरो होने का ये मतलब है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन एक्स एक्सिस जीरो, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज वाई में जीरो, और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज जेड में क्या होंगी बेटा? जीरो होंगी। तीनों एक्सिस के फोर्सेस का समेशन जीरो निकलना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि एफ नेट की वैल्यू क्या है बेटा? जीरो है। यहां पे अब इन फोर्सेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। पहली आ जाती है ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स बेटा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फोर्स की वजह से आती है, और जो फील्ड रहती है वो कौन सी फील्ड रहती है बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड। हर प्रकार के ऑब्जेक्ट के पास लगती है बेटा जिसके पास मास है, और इसकी जो रेंज है वो इंफिनिटी रेंज होती है। अब बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहती है कि कोई भी दो मासेस बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो एक मास दूसरे मास को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। उस अट्रैक्शन के कारण बेटा फोर्स आता है, और उस फोर्स को अपन क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यहां पे उस फोर्स के आने के कारण जो एक्सेलरेशन आता है उसे अपन कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम यहां पे बात करें तो बेटा ये हमारी अर्थ है, ये हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये एम मास है, तो ये एम मास अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि बेटा ये भी कैसी फोर्स है? एक सेंटर सीकिंग फोर्स है। वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट, और बेटा वेट की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है? mg के बराबर हो जाती है। अगर मैं यहां पे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि आप अभी अर्थ में हैं और अर्थ से जा करके हम तुम्हें कहां भेज दें? तुम्हारे एक्चुअल ग्रह पे भेज दें, हम तुम्हें मून पे भेज दें, तो आपका क्या चेंज होगा? आपका मास चेंज होगा या आपका वेट चेंज होगा? ये मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है सर। दूसरी बात ये है, ये इट ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कई नादान बच्चे रहते हैं जो क्या करते हैं कि ये मास है और इसकी mg सन ने बताया है कि डाउनवर्ड लगता है, और mg इधर लगा देते हैं। नहीं बेटा, ऐसे इधर नीचे mg नहीं लगेगा, ये mg कहां लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो बेटा हमारे सरफेस के डाउनवर्ड लगता है। जब भी कोई इसको डाउनवर्ड कहना चाहे तो सरफेस के डाउनवर्ड, इसका मतलब ये नहीं है नीचे की तरफ। क्लियर है? वैसे तो इसका एक्चुअल डायरेक्शन कहां रहता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अगर बात करें दूसरी फोर्स के कारण, बेटा ये नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स कब आती है? जब किसी भी चीज का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो वापस इक्विलिब्रियम में आने के लिए कौन सी फोर्स लगाता है बेटा? नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट होता है फ्रिक्शन, जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। द कॉन्टैक्ट फोर्स बाय विच टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट पुशेस ईच अदर। बेटा इसका नेचर जो है ना वो धकेलने वाला है, पुशिंग नेचर है। ईच अदर परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, बेटा इसका नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। ऑलवेज प्रोड्यूस एक्शन रिएक्शन पेयर। कैसा पेयर बनने वाला है? एक्शन रिएक्शन। नॉर्मल इज ऑलवेज पुश, इट कैन नॉट बी पुल। हमेशा धक्का वाला होगा, खींचने वाला नहीं होगा। ठीक है सर। सेल्फ एडजस्टिंग है बेटा, जितना हम लोग उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हैं उतनी ही हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसका समझने का और अच्छा एग्जांपल ये है कि याद करो, जब हम स्प्रिंग से बांध के किसी डब्बे को हम पानी के अंदर डाल देते हैं, तो वहां पे बॉयंसी फोर्स क्या कर देती है? सपोर्ट कर देती है, तो नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाती है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार हमारी नॉर्मल फोर्स भी कैसी फोर्स होती है? एक सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की होती है। नॉर्मल कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज बेटा ये कभी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव रहती है, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो रहती है वो जीरो रहती है। मिनिमम वैल्यू जीरो का आने का दो मतलब है, या तो दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट नहीं हुआ है, और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि कांटेक्ट तो हुआ है पर उसने एक दूसरे को दबाया नहीं है, एक दूसरे को पुश नहीं किया है। यह मतलब होता है नो
फिजिकल कांटेक्ट या फिर नो पुशिंग। अब एक बेटा टाइप के बहुत सवाल बड़े पॉपुलर होते हैं जो आपको आते हैं जहां पे स्फीयर दे दिया जाता है। तो बेटा स्फीयर के केस में आप हमेशा याद रखना, जब भी आप नॉर्मल बनाओगे ना तो वो हमेशा कहां से पास होगा, सेंटर से पास होगा, और वो जिस सरफेस से कांटेक्ट है वहां से एंगल कितना बनाएंगे, 90 डिग्री, और ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। ये स्फीयर है बेटा जिसका रेडियस 5 मीटर है, नीचे की जो लेंथ दी गई है वो 8 मीटर दी गई है। तो ये पूरा स्फीयर नीचे नहीं आ सकता क्योंकि डायमीटर 10 नहीं है। तो एक फोर्स जो आप देखते ही बता सकते हो वो कौन सी फोर्स है बेटा, इस पॉइंट से सेंटर फोर्स एक लग रही होगी किसकी, mg की। ये फोर्स क्या कर रही होगी, इस टोटल लेंथ को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रही होगी, और यहां से क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारी दो लेंथ निकल के आ जाएगी, एक ये लेंथ निकल के आ जाएगी और ये एक लेंथ निकल के आ जाएगी। जहां पे आप देख सकते हैं टोटल ये 8 है, तो बेटा इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 मीटर, और इसकी ये भी पार्ट रेडियस के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 5 मीटर। आप क्योंकि बेटा ये दोनों इस पॉइंट से और इस पॉइंट से कांटेक्ट में है, तो आपके दो नॉर्मल निकल के आ रहे होंगे। एक बेटा इस सरफेस से ये नॉर्मल n1 निकल के आ रहा होगा, और एक इस सरफेस से निकल करके बेटा ये n2 आ रहे होंगे, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहेगा। अगर मैं इसको n1 बोल दूं, इसको n1 बोल दूं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो बेटा इनके कंपोनेंट कर सकते हैं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अबाउट। आपको बस अब क्या निकालना है बेटा, एंगल निकालने हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये 5 है, ये 4 है, तो बेटा ये 3 होगा, ये एंगल कितना होगा, 37 होगा, ये 90 है तो ये कितना होगा, 53, ये एंगल 53 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 53। n1 का एक कंपोनेंट यहां जाएगा और एक कंपोनेंट यहां जाएगा। क्लियर है। n1 साइन 53 और ऊपर वाला क्या आ जाएगा बेटा, n1 cos 53। सेम जैसा एंगल आपने यही निकाला बेटा, सेम ये भी आपका 4 मीटर है, ये 5 है, तो ये 53, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, 53 हो जाएगा। जहां पे ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, n2 साइन 53, और ऊपर वाला क्या आ जाएगा बेटा, n2 cos 53। जहां पे बेटा n1 और n2 सेम आ जाएंगे, यहां पे दोनों को ऐड करके mg के बराबर रख सकते हो। आप इस टाइप के स्फीयर वाले सवाल में बस ध्यान देना है आपको एंगल निकालने में, और एक बार एंगल निकल जाए तो आपका पूरा सवाल आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक है सर। एक यहीं पे बेटा कई सारे बच्चे लेमीज थ्योरम की भी बात करते हैं, वो भी आप यहां पे देख सकते हैं, पर मैं यही बिलीव करता हूं कि भाई लेमीज थ्योरम से ज्यादा बेटर है कि अगर आप उन फोर्सेस का क्या कर ले बेटा, कांटेक्ट कर ले, कंपोनेंट कर ले, तो कंपोनेंट से डायरेक्टली हमें निकल आ जाता है। क्योंकि बेटा लेमीज थ्योरम में एंगल निकालना और बड़ी परेशानी हो जाती है। यहां पे बेटा ये एंगल अल्फा ले लिया, ये एंगल बीटा ले लिया, और ये एंगल क्या ले लिया बेटा, गामा ले लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ये वाला फोर्स F1 अपॉन उसका साइन ऑफ बीटा, पर ये लगता सिर्फ तभी है जब बेटा बॉडी किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है। F1 अपॉन साइन ऑफ बीटा, F2 अपॉन साइन ऑफ गामा, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, F3 अपॉन साइन ऑफ अल्फा। तो बेटा यहां पे ये आ जाती है हमारी कौन सी थ्योरम, लेमीज थ्योरम। पर इससे ज्यादा बेटर यही है कि आप कंपोनेंट निकाल लें तो ज्यादा इजीली आ जाएगा। पर लेमीज लगानी हो तो याद रखना इक्विलिब्रियम स्टेट पे ही लगा सकते हैं आप। अगली बात करते हैं बेटा टेंशन फोर्स की। टेंशन फोर्स जो रहती है वो भी कैसी है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर। जैसा कि आपने नॉर्मल फोर्स को पढ़ा है कि वो हमेशा पुशिंग होती है, ये हमेशा कैसी होती है बेटा, पुलिंग होती है। यहां पे हमें खींचने वाला फोर्स मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, पुलिंग टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टेंशन कैन नेवर बी नेगेटिव, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, टेंशन की 0 होती है। ये भी अपना एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती है। क्लियर है। फॉर एग्जांपल M1 और M2 है बेटा, आप यहां पे फोर्स खींच रहे हैं तो टेंशन जो आएगी वो हमेशा अवे फ्रॉम दी बॉडी आती है, बॉडी से बाहर की तरफ आती है। क्लियर है बच्चों, हाँ जी सर। अब यहां पे बेटा कई बार हमसे नॉर्मल बिटवीन द सर्फेसेस पूछ लिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपने F फोर्स लगाई है, आपने इसको पूरे को सिस्टम मान लिया, तो ए एक्सेलरेशन जो नेट फोर्स लग रही है वो अपॉन M1 प्लस M2, बेटा ये टोटल मास, इससे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यहीं पे नॉर्मल की बात की जाए तो नॉर्मल मैं तो यही कहूंगा कि बेटा आप NLM की जो सेकेंड लॉ की बेसिक इक्वेशन होती है आप उसको मान करके अपना नॉर्मल निकाल लीजिए। अगर किसी को याद करना है तो बेटा 2 ब्लॉक के लिए आप याद रख सकते हो कि नॉर्मल बराबर M2F अपॉन M1 प्लस M2 के बराबर होता है। यहीं अगर बेटा नॉर्मल की जगह टेंशन आपसे पूछ लेगा तो पूरे को क्या मान सकता हूं बेटा, सिस्टम मान सकता हूं।
जैसे ही बेटा मैं सिस्टम मान लेता हूं तो ये टेंशन क्या बना लेती है बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर बना लेती है और ये कैंसल आउट हो जाती है, जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू एफ अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर है। टेंशन मैं दोबारा से यही कहूंगा कि यार मैं होता तो मैं तो एनएलएम की इक्वेशन से निकालता सेकंड लॉ से। अगर आप चाहते हो तो टेंशन की वैल्यू याद भी कर सकते हो, जो कि क्या होगी m2f अपॉन m1 प्लस m2। बेटा ये जो बात करते हैं या यहां पे जो बात करते हैं वो हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, और अब हम दूसरे केस में जो बात करने वाले हैं वो हम मैसिव रोप की बात करते हैं। मैसिव रोप बेटा यहां पे हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म मास। जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म मास भी हो, बस बेटा यहां पे याद रखना, यहां पे टेंशन जो है ना बेटा वो कांस्टेंट नहीं रहता है, टेंशन यहां पे हो जाता है वेरिएबल। क्लियर है, क्योंकि बेटा मास क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो यहां पे बेटा मिड पॉइंट पे आपको कभी भी टेंशन निकालनी हो तो टेंशन की वैल्यू होती है T बराबर F 1 माइनस एक्स बाई एल। एक्स बेटा वो डिस्टेंस है जहां से आपको ये वैल्यू क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है, और एल क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी जहां से आपको ये निकालना है। क्लियर है बच्चों। अब बात करते हैं बेटा पुली की। पुली अभी हम जो पढ़ने वाले पुली है बेटा वो कैसी पुली है, वो मासलेस पुली और फ्रिक्शनलेस पुली है। क्लियर है, हाँ सर, क्योंकि मास वाली पुली और फ्रिक्शन वाली पुली कहां आएगी बेटा, हमारे रोटेशनल मोशन में आ जाएगी। तो यहां पे बेटा बेसिक ये क्या बना हुआ है, ये एडवर्ड मैकेनिज्म बना हुआ है, नाम भी याद रखना। ठीक है, अगर मैं कहूं कि बेटा m1 मेरा मास बड़ा है किससे, m2 से, तो m1 बड़ा है तो बेटा इसका एक्सेलरेशन का होगा नीचे की तरफ और इसका एक्सेलरेशन का होगा ऊपर की तरफ। यहां से बेटा डायरेक्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आप याद कर सकते हो, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास टू बी पुल्ड। या तो मैं तो ऐसा ही याद रख लेता हूं बेटा, मास ये वाला बड़ा है ना तो ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स, तो m1g माइनस m2g अपॉन टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2। यहीं पे अगर बेटा टेंशन की बात करूंगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू जी के बराबर होता है, दैट मीन्स 2 m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 के बराबर होता है। यहीं पे स्प्रिंग फोर्स की बात की जाए तो बेटा स्प्रिंग फोर्स किसको फॉलो करती है, सर स्प्रिंग फोर्स हुक्स लॉ को फॉलो करती है, जहां पे बेटा ये इसकी नेचुरल लेंथ है। हुक्स लॉ में बेटा फोर्स जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स रहता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो के आ जाएगा बेटा, के हमारा क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं बेटा, और इसको कई लोग स्प्रिंग की स्टिफनेस भी बोलते हैं, उसका कड़कपन या किस मटेरियल से बना हुआ है उस पे के हमारा डिपेंड करेगा। अब बेटा यहां पे ये याद रखना कि ये अगर इसका ग्राफ देखें स्प्रिंग फोर्स और एक्स का, क्योंकि एक्स की पावर 1 है तो बेटा ये ग्राफ कैसा बनने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। और यहीं पे स्प्रिंग की बात की जाए बेटा, अगर मैंने इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया है बेटा तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। हॉरिजॉन्टल के केस में बेटा मेरी नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन एक ही जगह मिलती है। वहीं अगर वर्टिकल केस की बात करूंगा तो वर्टिकल के केस में नीचे क्या लगता है बेटा, mg लगता है, और ये स्प्रिंग तब तक नीचे जाने जा रही होती है बेटा जब तक मेरा mg मेरे स्प्रिंग फोर्स के बराबर ना हो जाए। बेटा मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पे नेट फोर्स 0 होती है, और नेचुरल लेंथ वो लेंथ होती है बेटा जो हमारी ओरिजिनली लेंथ आई है। सारे के सारे मेजरमेंट हम लोग कहां से लेते हैं बेटा, नेचुरल लेंथ से लेते हैं। ऑल द लेंथ should be measured from natural length। क्लियर है। वर्टिकल के केस में बेटा नेचुरल लेंथ और मेन पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट x इज इक्वल्स टू माइनस mg बाई के होता है। ये वाली भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे बेटा। अब स्प्रिंग के बेटा दो कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। एक कॉम्बिनेशन आता है हमारा किसका, स्प्रिंग इन सीरीज, जहां पे बेटा दो स्प्रिंग को एक साथ जोड़ देते हैं हम लोग, तो यहां पे के इक्विवेलेंट जो आता है दैट इज 1 बाय के इक्विवेलेंट 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। अगर बेटा सिर्फ दो स्प्रिंग दी गई है तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है k1 इंटू k2 अपॉन k1 प्लस k2। अगर वहीं पे हमारे पास n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स दी गई है जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो k इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाता है बेटा, k बाय n के बराबर आ जाता है। यहीं पे अगर बात करूं कि बेटा स्प्रिंग अगर हमें पैरेलल में दी गई है तो वहां पे k इक्विवेलेंट k1 प्लस k2 आता है, और अगर हमारे पास n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स है तो यहां पे n इंटू k के बराबर आ जाता है। यहां पे बेटा कटिंग ऑफ स्प्रिंग भी दी जाती है, जहां पे स्प्रिंग को काट देने के बाद
हमसे स्प्रिंग की न्यू स्टिफनेस पूछी जाती है, तो आप ये बात याद रखना कि K इंटू एल बेटा किसके बराबर होता है, कांस्टेंट। K क्या होता है बेटा, इनिशियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एल होता है हमारा इनिशियल लेंथ, और K क्या होता है बेटा, उसका स्टिफनेस होता है। जहां पे K जो रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है, जहां पे हम ये लिख सकते हैं K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 के बराबर। यहीं पे बेटा इसके बाद कटिंग ऑफ स्प्रिंग का एक और एग्जांपल आता है, जहां पे हम लोग स्प्रिंग के लेजीनेस के बारे में समझते हैं। स्प्रिंग का लेजीनेस का ये मतलब है बेटा, कई बार हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस स्ट्रिंग को काटने वाले हैं, और इस स्ट्रिंग को काटने के बाद इसका एक्सेलरेशन पूछा जाता है। अगर मैं इसका पहले कैसे करते हैं बेटा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। नीचे हम लगाने वाले mg, ऊपर क्या आने वाला है बेटा, टेंशन। इसके नीचे भी क्या आएगा बेटा, टेंशन आएगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, mg। इसका बेटा मास कितना है, 2m है ना, तो ये आ जाएगा 2mg। अगर यहां पे इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, mg, तो ये भी टेंशन हमारा mg हो जाएगा। तो ये 2mg और ये mg ऊपर मिला करके बेटा स्प्रिंग फोर्स कितनी क्रिएट करेंगे सर, ये 3mg के बराबर क्रिएट करेंगे। अब यहीं पे अगर आप ये स्प्रिंग को काट दोगे बेटा, तो स्ट्रिंग को काट दोगे, स्ट्रिंग के काटते ही इसी इंस्टेंट पे टेंशन की वैल्यू तो जीरो हो जाती है बेटा दोनों की तरफ, पर ये स्प्रिंग फोर्स अपने में से mg नहीं घटाता, क्योंकि ये कैसा है बेटा, ये बहुत ज्यादा आलसी है, बहुत ज्यादा लेजी है। तो यहां पे जो इक्वेशन बनती है, ये तो बेटा a एक्सेलरेशन से नीचे आता है जिसकी वैल्यू g के बराबर होती है। इसकी अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो बेटा नेट फोर्स ऊपर लगता है, तो ये हो जाएगा 3mg माइनस 2mg, दैट इज इक्वल्स टू 2ma के बराबर हो जाएगा। तो mg बराबर 2ma, तो यहां से बेटा इसका जो एक्सेलरेशन निकल के आता है दैट इज इक्वल्स टू g/2, और डायरेक्शन कहां होता है बेटा, इसका अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है, a डैश बोल देता हूं इसको। तो बेटा इस तरीके से हमारा ये एक्सेलरेशन निकल के आता है। नीट 2017 में इसके ऊपर सवाल भी आया हुआ है। ठीक है सर, आगे बेटा न्यूटन्स के थर्ड लॉ की बात करें तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा, एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में कहता है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जिसे अपन एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स, कभी भी बेटा सिंगल आइसोलेट फोर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकती है, और कहीं पे अगर करती भी है तो वो सिर्फ सीडो फोर्स है, और सीडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है, वो एक्चुअल फोर्स नहीं है। तो आपके पास जितनी भी फोर्सेस आने वाली है बेटा, वो एक्शन रिएक्शन का पेयर ही बनाएंगी। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन द एक्शन रिएक्शन, बेटा एक्शन रिएक्शन पेयर उसी इंस्टेंट पे आ जाता है, ऐसा नहीं लगता है कि टाइम लगेगा उसे आने में। नेचर ऑफ द फोर्स शुड बी सेम, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अगर हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है तो उसका पेयर ग्रेविटेशनल होगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो उसका पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, अगर एक कॉन्टैक्ट फोर्स है तो उसका पेयर क्या होगा बेटा, एक कॉन्टैक्ट फोर्स ही होगा। ठीक है, एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, बेटा एक्शन रिएक्शन कभी एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेगी, जब तक आप सिस्टम नहीं मानोगे, सिस्टम मानने से वो कैंसल आउट कर लेगी। अब एक दूसरे को कैंसल आउट क्यों नहीं करती है, क्योंकि बेटा वो कैसे लगते हैं, अलग अलग बॉडीज के ऊपर लगती हैं, इसलिए वो एक दूसरे को क्या नहीं करती, कैंसल आउट नहीं करती है। ठीक है सर, और यहां पे ये भी कह सकते हो बेटा, जो जनरली लिखा रहता है जहां पे F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का F21 के बराबर, और अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो बेटा इनका मैग्नीट्यूड जो रहता है वो एग्जैक्टली कैसा रहता है बेटा, सेम रहता है। क्लियर है बच्चों, हाँ जी सर। अब बात करते हैं बेटा सीडो फोर्स की। सीडो फोर्स क्यों लगाते हैं, क्योंकि बेटा हमारे पास दो फ्रेम होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम होता है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। इनर्शियल फ्रेम हमारा वो फ्रेम होता है या तो वो रेस्ट पे रहे या तो उसकी वेलोसिटी कैसी रहे बेटा, कांस्टेंट रहे, और हम इनर्शियल फ्रेम पे ही न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो देख सकते हो ऑल द फ्रेम विच आर एट रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में, उन्हें अपन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया इज एप्लीकेबल। नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें बेटा, ये वो फ्रेम होते हैं जिनके पास एक्सेलरेशन रहता है। तो all the frame which are having acceleration or rotating with respect to inertial frame, law of inertia not applicable on this। अब हमें बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के सिद्धांत नहीं लग रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, और हमें लगाना ही है। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, एक सीडो फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। सीडो फोर्स कैसी फोर्स है,
एक इमेजिनरी फोर्स है। तो सीडो फोर्स के बारे में ये कहेंगे, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम वी नीड टू अप्लाई अ सीडो फोर्स। इट इज एन इमेजिनरी फोर्स। मैग्नीट्यूड जो होता है बेटा वो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम के बराबर होता है। डायरेक्शन की बात की जाए तो बेटा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम के बराबर होता है। डू नॉट फॉर्म एक्शन रिएक्शन फेयर, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि बेटा ये फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है। अब यहीं पे बेटा वेट कॉन्सेप्ट आ जाता है। अगर आपने देखा हो तो अगर एक आदमी और वेइंग मशीन पे रखा हुआ है और ये किसके अंदर है? एक लिफ्ट के अंदर है। अगर मेरे लिफ्ट रेस्ट पे या कांस्टेंट वेलोसिटी पे है तो मेरी नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? mg के बराबर हो जाती है, जहां पे वेट अपरेंट वाला एक्चुअल वेट के बराबर होता है। अगर यही एक्सेलरेशन a से ऊपर जाएगा तो मेरा नॉर्मल की वैल्यू mg प्लस ma, क्योंकि सीडो फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम लग जाएगा। और वहीं पे अगर मेरी बेटा लिफ्ट नीचे जा रही है तो अब ma कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। इस केस में बेटा अपरेंट वेट ज्यादा होता है कंपेयर टू एक्चुअल वेट, और इस केस में बेटा अपरेंट वेट कम होता है कंपेयर टू एक्चुअल वेट। अब इसके बाद आ जाते हैं बेटा कंस्ट्रेंट मोशन, जहां पे एक ऑब्जेक्ट की मजबूरी हो जाती है उसके साथ चलना। और कंस्ट्रेंट मोशन में हम ये समझते हैं कि बेटा वेलोसिटी स्ट्रिंग की हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। इस स्ट्रिंग में आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे बेटा हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या मिलने वाली है? एग्जैक्टली सेम मिलने वाली है। वी हैव टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं बेटा? वी हैव टू डू अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग। ये हमें करना है, ये हमें नहीं करना है। वी विल नेवर डू कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये जो ब्लॉक है ये ऊपर आगे जा रहा है बेटा v वेलोसिटी से, तो बेटा स्ट्रिंग का हर एक पार्ट किससे जा रहा होगा? v वेलोसिटी से जा रहा होगा। तो यहां पे बेटा जो आपकी वेलोसिटी ऑफ b आएगी तो हमें क्या करना है? इसका कंपोनेंट करना है, इस v का मत करना। हमें किसका करना है? इसका करना है। तो इसका ऊपर कंपोनेंट क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा vb cos थीटा, और इसका नीचे क्या आ जाएगा सर? वो आ जाएगा सर vb sin थीटा। vb sin थीटा से मतलब नहीं है, ये दोनों वेलोसिटी बराबर होगी तो v बराबर हो जाएगा vb cos थीटा के। बेटा इस तरीके से हमें निकालना होता है और यहां से हमारी vb की वैल्यू निकल के आ जाएगी। पर कभी किसका कंपोनेंट नहीं करना है? इस रस्सी का नहीं करना है। ठीक है सर। अब यहीं पे बेटा मूविंग पुली आ जाता है कि अगर हमारी पुली मूव कर रही हो तो वहां पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आता है वो आता है बेटा वेलोसिटी ऑफ पुली बराबर va प्लस vb बाई टू, एक्सेलरेशन ऑफ पुली बराबर एक्सेलरेशन ऑफ a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b डिवाइडेड बाय 3। कहां से आ गया बाबू? 2 आएगा। हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ पुली डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुली बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ a प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ b डिवाइडेड बाय 2। बेटा यहीं पे देख सकते हैं जैसे इस तरीके से आपसे सवाल दे दिया गया और आपसे वेलोसिटी vc पूछा गया। इसको करने के दो तरीके हैं, एक थोड़ा लंबा, दूसरा बहुत छोटा। पहला वाला आप देखो बेटा, अगर मैं टेंशन मार्क करूं तो यहां पे टेंशन क्या आएगा? t आएगा। यहां पे टेंशन कितना आएगा? t आएगा। ये t और ये t मिला करके यहां पे 2t पहुंचा देंगे। टेंशन की वैसे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस पुली का एक्सेलरेशन निकालो। मैं दूसरा मेथड पहले बताने लगा। इसका बेटा क्योंकि ये यहां से फिक्स्ड है, आप इस वेलोसिटी ऑफ पुली इसका निकालो। तो ये वेलोसिटी ऑफ पुली बेटा ये ऊपर जा रहा है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हैं। यहां पे जितनी भी क्वांटिटीज है बेटा, ये कैसी क्वांटिटीज है सर? ये वेक्टर क्वांटिटीज है। ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव तो 1, ये नीचे जा रहा है तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। माइनस का 1/2 मतलब ये जो पुली है ये कहां जा रही है बेटा? नीचे की तरफ जा रही है। कितने से? 1/2 से, क्योंकि ये यहां पे फिक्स्ड है। अगर ये बेटा 1/2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जाएगी तो दूसरी वाली पुली 1/2 मीटर पर सेकेंड से कहां जाने वाली है? ऊपर जाने वाली है। तो ये कहां जा रहा होगा बेटा? ऊपर जा रहा होगा। कितने से? 1/2 मीटर पर सेकेंड से। यही वेलोसिटी ऑफ c आ जाएगा। इसको करने का एक और छोटा तरीका है, वो क्या आ जाता है बेटा? हमारा टेंशन मेथड, जहां पे फोर्स इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा यहां से हम लोग पावर की बात करते हैं, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? F.V के बराबर हो जाता है। और हम किसी में भी इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर के बराबर होता है यहां पे। ठीक है सर। तो यहां पे इस तरीके से भी बेटा हम लोग निकाल सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं जिससे हमें ट्रस्ट हो जाएगा कि मैं जो बात कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। जैसे टेंशन की बात करें तो यहां पे बेटा टेंशन कितना आएगा? t आएगा। यहां पे टेंशन कितना आएगा? t। ये t मिला करके 2t दे देगा और इसके पास टेंशन कितना आ जाएगा? 2t। अब बेटा आपको कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी और टेंशन का डॉट प्रोडक्ट करना है। दोनों सेम डायरेक्शन में तो 0 डिग्री, तो यहां पे t आ जाएगा। यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का 2t, क्योंकि
टेंशन और वेलोसिटी के बीच में बेटा एंगल जो बनेगा वो 180 का बनेगा, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो माइनस का 2t हो गया। इसकी बात करेंगे तो वेलोसिटी पता नहीं है, तो ये हो जाएगा 2t इंटू vc दैट इज इक्वल्स टू 0। बेटा यहां से क्या आ जाएगा, यहां से -t आ जाएगा, प्लस 2t बचेगा, vc बराबर 0 हो जाएगा। t t t कैंसल आउट, तो vc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस, माइनस का बेटा ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो vc की वैल्यू आ जाएगी 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो बेटा जो तरीका आपका इससे आ रहा है वही सेम रिजल्ट इससे आ रहा है। अब जैसे ये वाले जब सवाल बन जाते हैं तो टेंशन मेथड ही हमें बचाता है। जैसे आप देख सकते हो टेंशन को मार्क करना, देखो ये टेंशन कितना हो जाएगा t और ये टेंशन कितना हो जाएगा t, तो इसके पास टेंशन कितना पहुंचेगा, 2t पहुंचेगा। ठीक है सर, तो इसी तरीके से यहां पे भी t, यहां पे भी t, तो यहां जो टेंशन पहुंचेगा वो 2t, और सेम इसी तरीके से ये t और ये t, तो यहां पे टेंशन कितना पहुंचेगा बेटा, 2t पहुंचेगा। क्लियर है, टेंशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करना है सेम डायरेक्शन में, तो बेटा 0 डिग्री आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4t। ये वाला हमें पता नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस का 2t इंटू वीबी के बराबर, और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 60 दैट इज इक्वल्स टू 0। 40 माइनस 60 दैट इज इक्वल्स टू -2t, इधर जाएगा तो +2t, तो 2t वीबी बराबर यहां पे जाकर के बेटा 2t हो जाएगा, t से t चला गया, 2 से 2 चला गया। वीबी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 1 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कहां जा रहा होगा बेटा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ये हमारा आंसर है। देखने में बड़ा भारी है, पर अगर आप इस तरीके से समझ जाओ तो बेटा सेकंडों में आंसर आ जाएगा आपका। अब इसी के बाद चलते बेटा, यहां पे कई बार इसी तरीके से ब्लॉक वाले सिस्टम हमसे पूछे जाते हैं, जहां पे VA और VB में रिलेशन पूछा जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेंशन मार्क करना है। देखो यहां पे ये टेंशन आएगा, इसमें टेंशन कितना आ रहा है T, इसमें टेंशन कितना आ रहा है T, इसमें टेंशन कितना आ रहा है T, और इसमें टेंशन कितना आ रहा है T आ रहा है, और यहां पे टेंशन कितना आ रहा है T। ए वाले ब्लॉक में कितने टेंशन आ रहे हैं, 1 और 2। अगर ब्लॉक ए की बात करें तो यहां पे बेटा वेलोसिटी है VA, और टेंशन इधर पे कितनी है 2t है। अगर वहीं बी की बात करें तो 1 2 3, यहां पे टेंशन कितना आ रहा है सर, 3t आ रहा है, और यहां पे वेलोसिटी ऑफ बी कहां है बेटा, इस डायरेक्शन में, दैट इज VB। एंगल कितना बन रहा है बेटा 180 डिग्री, तो यहां पे लिखूंगा 2t VA और माइनस का 3t इंटू वीबी के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू 0। बेटा t से t चला गया, VA 2VA इज इक्वल्स टू 3VB के बराबर। ये हमारा बेटा रिलेशनशिप बन जाएगा, और कुछ भी नहीं करना होता है। सेम इसके बाद आ जाते हैं बेटा हम लोग वेज कंस्ट्रेंट में, जहां पे हमसे सिखाया जाता है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जो नीचे की तरफ आ रही है, ये जो वेज है बेटा ये मूवेबल है। जब ये इसको इस तरीके से कंप्रेस करेगा तो ये कहां जाएगा बेटा, आगे जाएगा, और ये जो ऊपर से नीचे आ रही है दैट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ रॉड, और ये क्या हो जाता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेज। इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बेटा कि ये दोनों तब तक एक साथ कांटेक्ट में रहने वाले हैं जब तक इनकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम रहेंगी, या फिर ये कहूं कि जब तक इनकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए। जैसे जैसे इनका अगर कांटेक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर देखूं तो क्या बेटा कांटेक्ट सरफेस का परपेंडिकुलर ये कहलाएगा, हाँ सर, ये इनका क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया कांटेक्ट सरफेस का। तो इसके अलोंग बेटा इसका कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट देखना है जो यहां आ जाएगा, और इसका भी कंपोनेंट देखना है जो बेटा सेम डायरेक्शन में हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है, हाँ सर, मतलब एक हमें अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये भी थीटा होगा। VW का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, VW cos थीटा हो जाएगा, और इसके जस्ट नीचे वाला आ जाएगा बेटा VW sin थीटा। अगर VR की बात की जाए तो आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये थीटा है, ये यहां से 90 बनेगा, ये 90 माइनस थीटा, और ये क्या बन जाएगा थीटा। तो VR का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा बेटा VR cos थीटा के बराबर। तो ये दोनों तब तक बेटा इन कांटेक्ट रहेंगे यहां पे जब तक इनके जो परपेंडिकुलर वेलोसिटीज हैं वो सेम हो या रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो। परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम का मतलब है VW sin थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहेगी बेटा VR cos थीटा के बराबर, तब तक ये दोनों क्या रहने वाले हैं, इन कांटेक्ट रहने वाले। बेटा ये हमेशा सेम नहीं रहेगा, यहां पे एंगल ऐसा दिया गया है तो आपको कंपोनेंट करके एंगल निकाल के उनका रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। क्लियर है, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, तो यहां पे हो जाता है बेटा आपका NLM वाला पार्ट खत्म। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बेटा इतनी ही चीजें हैं, और ज्यादातर चीजें बेटा इसमें खुद प्रैक्टिस करने की ही है।
क्लियर है बच्चों? तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें बेटा समझ में आ गई होंगी। मैं आपसे यही कहूंगा बेटा, मेहनत करो, मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है बेटा। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग, क्योंकि जिनको ये अवसर मिलता है कि यार मैं अपने जीवन में, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे फ्री कर रखा है सिर्फ पढ़ाई के लिए, तो मन लगा के पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है। क्योंकि बेटा हर बच्चे को माता पिता बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है, पर बहुत ही कम ऐसे माता पिता होते हैं जिन्हें बच्चे बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। और यही लिमिटेड समय है बेटा, और इसी लिमिटेड समय को या तो सोने में गुजार दो या इसी समय को सोना बना दो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो पढ़ाई करना मन लगा के। अगला जो पार्ट आएगा वो बेटा वो फ्रिक्शन का आएगा, और इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा बेटा वो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का आएगा। तब तक आप पढ़ाई करिए मन लगा के। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के टाटा बाय बाय सिया, ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना। बाय बच्चों।